जनता दल यू को तो नुकसान होना ही है। नीतीश जी रहते तो भी नुकसान होता, नीतीश जी नहीं रहेंगे तो भी नुकसान होगा। नीतीश जी की स्थिति यह है कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। कोई जदयू का नेता माने न माने, सबसे बड़ी बात है कि बाप अपने बेटा को पार्टी ज्वाइन कराएगा, वह बाप पार्टी ज्वाइन कराएगा जो वंशवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। ये इसमें नीतीश के राजनीति का अंत औपचारिक रूप से तो राज्यसभा जिस दिन गए उसी दिन हो गया। एक युग का अंत या नीतीश का अंत तब हो जाएगा जब वो उसी वंशवाद पे चल के अपने बेटे को औपचारिक घोषणा करा देंगे, सौंप देंगे। तर्क से सत्य की निष्पत्ति नहीं होती। जो बड़ा दिमागदार होता है अपना तर्क गढ़ लेता है, लेकिन सच वो होता नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता होने के बावजूद, बिहार के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद गौ नहीं हो गए। किसी जाति को गाली कौन देता है? किस जाति के लोग देते हैं? किस पार्टी के लोग देते हैं? कांग्रेस के लोग नहीं, बीजेपी के लोग नहीं, वामपंथी लोग नहीं, सारे क्षेत्रीय पार्टी के जो लोग हैं वो जातियों को गाली देते हैं। कहाँ अच्छी अच्छी बात हो रही थी इसमें। उपेंद्र कुशवाहा फटीचर आदमी को, फटीचर लोगों पर, ये राजनीति के कोर हैं सर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनकी पार्टी जो है, ये सब यही सब कोर है, विशुद्ध जाति की पार्टी। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और जिसकी धार ज्यादा तेज होती है उसका इस्तेमाल पहले कर लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और इस वक्त अब बिहार में जो सियासी हलचल है, सियासी उठापटक है। नीतीश कुमार अब केंद्र में शिफ्ट हो गए, होने जा रहे हैं, बस उसकी कवायद बाकी रह गई है। राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चर्चा इस बात का है कि निशांत जेडीयू की कमान संभालने वाले हैं। तो क्या जनता उन्हें पसंद करेगी? क्या जेडीयू अब उस तरह से जाना जाएगा जब नीतीश जेडीयू के सर्वे सर्वा थे, जेडीयू के पुरोधा थे? दूसरी तरफ सीएम के चेहरे को लेकर काफी चर्चा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा अगला बिहार में, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा है बिहार में। इतनी जल्दी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बिहार में जहां फुल मेजोरिटी मिली है, जनता ने इतना मैंडेट देकर एनडीए गठबंधन को भेजा है, सत्ता में नीतीश कुमार एक बार फिर काबिज हुए थे। 20 सालों तक सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर जब वो सत्ता में काबिज हुए, ऐसा क्या हुआ कि 105 दिनों में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मैं राज्यसभा की कुर्सी संभालूंगा, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर। इन तमाम चीजों को समझेंगे, ये भी समझेंगे कि जेडीयू का भविष्य क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान कह लें, या जिस तरह से राजनीति को अगर समझना है तो वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने राजनीति को देखा है बहुत करीब से, राजनीति को समझा है, नीतीश कुमार के पूरे करियर को देखा है, बिहार को बनते और बिगड़ते देखा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वैद्यनाथ मिश्रा सर हैं, उनसे ही समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे का कारण क्या रहा, और किस तरह बीजेपी जो इतने सालों से मशक्कत करती रही बिहार में कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसमें नाकाम रही, लेकिन अब वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो यही कि नीतीश का इतना बड़ा फैसला क्या जेडीयू के लिए सही है, या फिर जेडीयू विलुप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है? देखिए, जनता दल यू को तो नुकसान होना ही है। नीतीश जी रहते तो भी नुकसान होता, नीतीश जी नहीं रहेंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि जनता दल यू कोई विचारधारा पर आधारित पार्टी नहीं है। पहली बात, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। 2010 में जितना बड़ा मैंडेट नीतीश जी को मिला था, उतना बड़ा मैंडेट अब इस बार भी नहीं मिला। ठीक है। 2013 आते आते नीतीश जी ने अपने सहयोगी से ही पंगा ले लिया। मोदी जी का दौरा था, वहां भोज आयोजित हुआ था, भोज देने वाले थे नीतीश जी, और थाली उन्होंने खींच ली।
14 के लोकसभा, असल में क्या है कि पहले नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से चलाते थे। तब अटल अडवाणी जी का दौर था, सीधे उनको फोन करते थे, जेटली जी को फोन करते थे, वेंकैया नायडू को फोन करते थे, अपने हिसाब से जो चाहते थे ऑर्डर करा लेते थे। बिहार के किसी नेता की हैसियत नहीं थी जो नीतीश को डिक्टेट कर दे। यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार ही चलाते थे। 14 में वो चुनाव लड़ गए अकेले, 2 सीट पर आ गए। अब मजबूरी में वो जाके फिर आरजेडी से उन्होंने ये सब गठबंधन किया, 15 का चुनाव लड़े वो विधानसभा का। विधानसभा का चुनाव लड़े, बीजेपी हारी। स्वाभाविक है 3 प्लेयर 4 प्लेयर एक साथ रहेंगे और 1 प्लेयर एक साथ रहेगा। हार गई बीजेपी। बहुत लोगों ने उस पर नाम कमाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने जिता दिया। अभी देखा हालत उनका। अरे सचिन तेंदुलकर का जो गुरु है रमाकांत अचरेकर, तो सचिन तेंदुलकर जैसा 50 को मार पाएगा वो 100 सेंचुरी, डबल सेंचुरी। तो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी भी तो सच हो रही है सर। प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि नीतीश को ये लोग नहीं रहने देगा, नीतीश को ये तो कई लोगों ने कहा था। ये तो लालू प्रसाद बोले थे, उनकी पार्टी ने कहा था, कांग्रेस के लोगों ने, सबने कहा था कि इसको बनाएगा नहीं, इसको रहने नहीं देगा। प्रशांत किशोर इसमें कौन सी बड़ा तीर मार दिया है। देखो क्या है ना कि हम जबरदस्ती उनको महान बनाने के लगे। अभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अखिलेश यादव उनको बुला रहे हैं कि उनको जिता दीजिए। जाए गोवा में क्यों नहीं जिता लिए? वो बंगाल में आप जिता लिए, कारण था कि वहां 30% से ममता बनर्जी शुरू करती हैं। इसको हम खोलना नहीं चाहते हैं। तो ये सबने कहा था। तो अब 14 से क्या हुआ कि नीतीश जी की स्थिति बदली। वो 15 में गए थे अगर गठबंधन में, वहीं रह जाते तो उनकी ताकत कम नहीं होती। लेकिन खतरा था वहां। खतरा यह था कि ये जाएंगे, अब 5 साल बाद इनको जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा आरजेडी कांग्रेस वाले, सब कहीं छोड़ेंगे नहीं। फिर आ गए 2 साल में। बीजेपी चाहती ही थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं था। और जो लीडर था उसको ये अपना चमचा बना के रखते थे, सुशील मोदी को। सुशील मोदी पार्टी में गाली इसलिए सुनते थे कि ये तो पार्टी का नेता नहीं है, नीतीश का नेता है। उसके बाद चला इन लोगों का 20 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव में भी जब ये रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद ऐसे लोगों को जब इन लोगों ने बनाया डिप्टी सीएम, मोदी जी को बनाया नहीं। नीतीश जी कुछ दिन चले, फिर चले गए, फिर लौटे। और जब लौटे तब जो है एकदम यही ये लोग डिप्टी सीएम बन गए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। और इस बीच में नीतीश जी को क्या हो गया? हालांकि 75 ईयर्स की उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं है कि जिसमें शरीर कमजोर हो जाए, दिमाग कमजोर हो जाए। मोदी जी भी 75 साल के हैं, एकदम फिट हैं, किसी नौजवान से ज्यादा फिट हैं। दिन भर कार्यक्रम करते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिना कागज देखे बोलते हैं। नीतीश जी की स्थिति यह है कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। कोई जदयू का नेता माने न माने, परंतु हाल के दिनों में उनके मुखार विंद से जैसी जैसी बातें निकली हैं सर। लेकिन इसमें कई सवाल अभी भी हैं कि मान लीजिए कि 105 दिन में तो उनकी मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ होगा, वो पहले से हैं। 3 महीने 4 महीने में तो उनकी स्थिति खराब नहीं हुई, लेकिन तब आपने कुर्सी उनको दिया क्योंकि आपने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा था। 25 से 30, फिर से नीतीश। वो भी मजबूरी थी, वह भी मजबूरी थी। तब भी मैंने, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम्हारे ही कार्यक्रम में मैंने कहा था कि बड़ी पार्टी जो होगी बीजेपी होगी। आपने कहा था शायद, मुझे नहीं कहा था, मैंने कहा कि सबसे अधिक सीट बीजेपी जीतेगी। और मैं बता दूं कि चुनाव जो सामूहिक लड़ा गया, इनके चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जितनी मेहनत बीजेपी ने किया, जदयू के लोगों के लिए भी किया। ऐसा नहीं है कि अपने लोगों के लिए किया। उसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस को थौसा दो। मेहनत से ज्यादा तो फ्री बीज पे काम किया गया।
आप 10-10 हजार रुपए चुनाव के समय में आप खाते में डाल रहे हैं, तो ये तो फ्री बीज देना हुआ सर। सब जगह दिया, कहाँ नहीं दिया? तो बोल दीजिए कि आप फ्री बीज देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, विपक्ष कह दे कहीं भी, जैसे कि हम यहाँ हेमंत जी ने 3,500 दिया ना, तो यहाँ तो एनालिसिस नहीं कर रहा है कि फ्री बीज के चलते आप जीत गए। ये पासंग डंडी नहीं मारना चाहिए सर। देखिए, दावा और वादा में बहुत है कि आप घोषणा करिए कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आपने क्या किया कि चुनाव के दौरान आपने उनके खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए, तो आपने वोट खरीद लिया। चुनाव के दौरान डाल दिया 10,000 रुपया, तो इसका मैकेनिज्म है। अगर कोई भी योजना पहले से चल रही है, यहीं पर जो बौद्धिक विलास करने वाले लोग हैं या जो कमेंट्री करने वाले लोग गच्चा खा जाते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी नई योजना जारी नहीं हो सकती है। जो योजना पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। तो यही ईमानदारी की बात होनी चाहिए कि क्या जो योजना में 10,000 रुपया दिया गया, वो पहले से चल नहीं रही थी? चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अगर नहीं चल रही थी तो आप चुनाव आयोग का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाए, उस पर रोक क्यों नहीं लगवाए? कहने के लिए अब होता क्या है कि तर्क से सत्य की निष्पत्ति नहीं होती। जो बड़ा दिमागदार होता है अपना तर्क गढ़ लेता है, लेकिन सच वो होता नहीं है। 10,000 रुपया पहले से आ रहा था, योजना पहले से घोषित थी, तो एकदम चुनाव के टाइम में वोटिंग पड़ रहा है, पैसा आप दे रहे हैं। ये तो बात विपक्ष के लोग कह ही रहे थे। विपक्ष के लोग तो कह ही रहे हैं कि चुनाव के बाद इनको रहने नहीं देगा, इनको पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर इसका ठीक नहीं कर रहा है, विधानसभा में ये अल बल बोलता है, यहाँ अल बल। विपक्ष कह रहा था ना। आज विपक्ष कह रहा है कि बहुत अन्याय हो गया नीतीश जी के साथ। सर, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता। चलिए, विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। भाई एक बात समझ लो, नीतीश को जबरदस्ती आप राज्यसभा नहीं कोई भेज सकता अगर वो चाहे। वो क्यों उन्होंने निर्णय लिया? मूल प्रश्न यह है, उनको क्या मजबूरी थी? उनको मजबूरी थी अपनी पार्टी को बचाना। अब पार्टी बचाने के लिए एक नेता की बहुत जरूरत थी, जिसको जनता भी माने, पार्टी के दूसरे नेता भी माने। और नीतीश के बाद जो नेता थे उनके पास वर्तमान में, चाहे ललन सिंह जी हो, चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, इनमें से किसी के प्रति भरोसा नहीं था। नेताओं का पूर्ण भरोसा नहीं था। सब अपने अपने सेक्शन के नेता थे, सबकी अपनी अपनी खूबियां थी, सबकी अपनी अपनी खामियां थी। मूल प्रश्न यह है कि ये जो लौकुश समीकरण लेके चलते थे, महादलितों का इन्होंने एक बनाया था अपना, ये अति पिछड़ों का एक जो समूह बनाया था इन्होंने अपने साथ, तो इनको नीतीश के नाम का एक सिंबल चाहिए था। अब इनके बस का है नहीं, तो पार्टी के अंदर विचार हुआ होगा, क्योंकि इतने वर्षों तक अगर चाहते तो निशांत को केंद्र में मंत्री कभी बनवा दिए होते, चाहते तो यहाँ प्रदेश में मंत्री बना के रखते। तो लेकिन जो आदमी हमेशा वंशवाद के खिलाफ रहा, परिवारवाद के खिलाफ रहा, जो लालू को हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहा, हमेशा वंशवाद को लेकर खरी खोटी सुनाता रहा, वो फिर वही चल के उसी ढर्रे पे उतर जाना। इसीलिए नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता होने के बावजूद, बिहार के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद बौने हो गए हैं। नीतीश कुमार बौने हो गए कि वो भी वंशवाद से अपने को अलग नहीं रख पाए। जिस वंशवाद के वो विरोधी थे, उनके पास 2-3 जो मुद्दे थे। एक तो उनका यह था कि भ्रष्टाचार, इसमें अभी आज तक वो टिके हुए हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भी उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एकदम लक धक सफेद काजल की कोठरी में जो है आता जाता रहा, 20 साल तक इधर से उधर जाता रहा, एक आरोप नहीं है। लेकिन यहां पर आकर के वो जो है वंशवाद, ममता तू न गई मेरे मन से, मोह। देखो, गोस्वामी जी तुलसीदास लिखे हैं अपने मानस में कि मोह सकल व्याधिनकर मूला, अत्यहिते उर उपजत बहुसूला। मोह सभी व्याधियों का जड़ है। बेटा कुछ किया ही नहीं, इंजीनियरिंग किया है,
कहीं नौकरी चाकरी नहीं किया। नीतीश जी इंजीनियरिंग की तो नौकरी करते थे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, नौकरी नहीं करता है। इसको आपने पहले पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया। बार बार बोलते थे कि हमारा कोई रिश्तेदार भाई भतीजा किसी को हम बढ़ावा नहीं दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी इनका एक प्लस पॉइंट था। लेकिन आज इनको मजबूरी होगी, पार्टी अगर बचाना है तो पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं वो या तो नीतीश और नहीं तो नीतीश का खून, और ये सारा जो प्रपंच रचा गया है वो निशांत कुमार के लिए रचा गया है, उनको खड़ा करने के लिए रचा गया, उनको बनाने के लिए रचा गया, उनको बनाने के लिए रचा गया कि भाई नीतीश जी अब सक्षम नहीं रह गए तब जाएंगे वहां। लेकिन निशांत को एक्सेप्ट करना पब्लिक, क्योंकि देखिए पब्लिक भी है वो पूरी तरीके से, नीतीश ने जो किया पब्लिक के लिए वो सबने देखा, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या वहां के बिहार के लिए हो। बिहार के पूरी समीकरण को बदलने के लिए उन्हें कई तरह के कामों को अंजाम दिया। 20 साल तक उन्होंने संवारा बिहार को। लेकिन निशांत से बिहार को बिहार नो रिटर्न एंड पर चला गया था और वहां से खींच के उसको चौराहे पर तो ले आए। हालांकि हाईवे पर उनको दौड़ाया उन्होंने बाद में। अगर बीच में 2 बार आगे पीछे नहीं हुए होते और 14 से लगातार वो साथ में होते तो बिहार की तस्वीर कुछ अलग होती। लेकिन एक लालटेन युग जिसको 1990 के दशक को जो कहते हैं उसको पूरे बदलने का श्रेय जो जाता है वो नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया बिहार को। ऐसे में निशांत कुमार जो एक डमी है, निशांत कुमार को मुझे नहीं लगता कि कुछ पत्रकार या राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें तो पब्लिक बहुत अच्छे से उनके फेस को भी पहचानती होगी। पब्लिक के बीच में आदमी नहीं है वो, तो ऐसे में उतार देना। अभी वो पब्लिक के बीच में जाए, देखो क्या है कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा किताब कापी संभालेगा, आना जाना होगा। देखो अब उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग बाप नहीं देगा। अब उसको पब्लिक के बीच में जाना होगा। बाप दिल्ली में रहेगा, उसको बहुत शानदार बंगला मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा के केवल चलते नहीं मिलेगा। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए 8 नंबर का बंगला बने, 8वें ग्रेड का बंगला, शानदार बंगला दिल्ली में उनको जो है अलॉट होगा। चैन से रहेंगे वहां, लोगों को देखेंगे। सर लेकिन मतलब एक सत्ता, एक राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री जो दशकों रहा वहां सत्ता में, वो अचानक अपनी कुर्सी छोड़ दे और उसका सिर्फ ये कहना कि अभी कहाँ छोड़ेंगे। हाँ मतलब फिर भी वो चले ही क्या सर, उसको छोड़ना ही कहेंगे। अब एक स्वास्थ्य का हवाला दे देना, जैसे हम अगर धनखड़ जी की बात करें, उनको जब हटाया गया तो स्वास्थ्य के कारणों का। तो ऐसे में मतलब देखिए, क्योंकि जिस तरह जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अगर इस तरह की मतलब रणनीति या राजनीति होगी तो वो विलुप्त हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। देखो मैं बहुत कटु शब्द का इस्तेमाल में कर रहा हूं। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को देश से कोई लेना देना नहीं है, उसमें नीतीश जी नहीं है। नीतीश ने 20 साल तक सरकार चलाई, 20 वर्ष में ऐसा कोई भी काम नहीं किया उन्होंने जो राष्ट्र के खिलाफ हो। इसके विपरीत बाकी जो अभी तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है तो कहती है कि हमको अलग कर दीजिए, अलग नेशन वोट मांग रहा है। पूरब की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्या मांग रही हैं? भाई उनको अपने कुएं से मतलब है, देश से बहुत मतलब उनको नहीं है। लालू प्रसाद भी थे, उनको देश से क्या मतलब था? अंधा बाटे रेवड़ी पुन पुन या पुन ले, उनको अपना ही एक कुनबा था। साला था, पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, पतोह था, दामाद था, फलाना था, अपना गिरोह था, तेल पिलाइए और लाठी चलाइए, यही तो रैली होती थी वहां। क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए वो क्षेत्रीय हुई क्योंकि उनके पास जाति है, जाति की पार्टियां हैं। बीजेपी भी तो जातिवाद की राजनीति करती है सर। जातिवाद अलग बात है और जाति की राजनीति अलग बात है। हमारे देश में जाति एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जो किसी जाति का है उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है?
और उस पर गर्व करो या शर्म करो, दोनों नहीं करना है। मैं जिस जाति में हूं तो ऊपर वाला हमको जिस जाति में पटकना था पटक दिया, उस पर हमको गर्व करना है ना शर्म करना है। तो जाति एक हकीकत है। तो ऐसे तो अभी जाति को आप गाली दें, किसी जाति को गाली कौन देता है? किस जाति के लोग देते हैं? किस पार्टी के लोग देते हैं? कांग्रेस के लोग? नहीं। बीजेपी के लोग? नहीं। वामपंथी लोग? नहीं। सारे क्षेत्रीय पार्टी के जो लोग हैं वो जातियों को गाली देते हैं, और उन जातियों को देते हैं जो उनके समर्थक समूह से अलग है। सर, तो जिस तरह से आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को वाकई में विलुप्त हो जाना चाहिए, तो हम अगर नहीं विलुप्त इसलिए हो जाना चाहिए कि ये जो बीमारी आई है ऐसे में अगली बारी तो आरएलएम की भी आ सकती है। किसकी? आरएलएम को तो अभी दिया है प्रस्ताव कि आप जो है बीजेपी में विलय कर दीजिए, और आप आरएलएम की बात करती हो इतनी प्रखर पत्रकार होकर के भी। तुमको याद है उपेंद्र कुशवाहा की कहानी? उपेंद्र कुशवाहा हर 4 साल 5 साल में अपने पार्टी का विलय करते हैं, कोई पद पोस्ट लेते हैं, फिर उससे अलग होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं। वो अभी चुनाव के दौरान ही था कि वो आरजेडी में अपना विलय करेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे, था वो। नहीं, अभी बीजेपी वाले ने कहा है कि आ जाइए हमारे पास, अपना पार्टी विलय कीजिए। अब बताइए, उपेंद्र कुशवाहा लोग राज्यसभा जाने के लिए फार्म भर दिए, हारेंगे जीतेंगे क्या होगा? जीतेंगे भी तो बीजेपी जिताएगी, क्योंकि खरीद फरोख्त वो जो एडी सिंह आया है बहुत मालधनी आदमी है, पत्नी उनकी एमएलए, बेटा उनका बिना एमएलए एमएलसी के मंत्री, और नीतीश जी से अलग होकर बनाए थे पार्टी अपने। फिर नीतीश जी के पार्टी में गए तो नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। फिर इसको जब कुछ नहीं मिलता है तो अलग पार्टी बनाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का। कहाँ अच्छी बात हो रही थी इसमें। उपेंद्र कुशवाहा फटीचर आदमी को, फटीचर लोगों पर, यह राजनीति के कोड हैं सर। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनकी पार्टी जो है, ये सब यही सब कोड है। विशुद्ध जाति की पार्टी, विशुद्ध जाति की पार्टी। और ऐसा कोई फंडा नहीं है जो फंडा हमारे स्थानीय पार्टी में। लेकिन बीजेपी तो हमेशा क्रश करने के, जैसे हम अगर झारखंड की बात कर लें, जेएमएम, तो जेएमएम भी तो क्षत्रिय पार्टी है सर। इतना अच्छा परफॉर्मेंस झारखंड में अपने बलबूते पे चुनाव अपने बलबूते पर नहीं किया, गठबंधन में किया है। चेहरा तो हेमंत और कल्पना रहे कि कोई भी चेहरा हो। गठबंधन जब होता है तो गठबंधन में समीकरण के वोट आते हैं। मूल वोट इस गठबंधन का क्या था? लेकिन इन्होंने घुटने तो नहीं थे क्या ना सर? इनको भी तो क्रॉस करने की कोशिश हुई, बीजेपी ने चाहा कि खत्म कर दे। चाहा, ये तो कल्पना की बात है, ये अनुमान लगाया जाता है। कभी किसी के चाहने से कुछ होता नहीं है, और उसके अंदर की बहुत सारी बातें हैं। अभी भी रोज उड़ता है कि इन लोगों के गठबंधन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और जिसकी धार ज्यादा तेज होती है उसका इस्तेमाल पहले कर लिया जाता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये बीजेपी के साथ सरकार इनकी बनी नहीं है, चली नहीं है, चली है। अखबारों की सुर्खियां आप रोज देखिए, बीजेपी पर हमला बोलती है तो उसका जवाब कांग्रेस देती है, जेएमएम नहीं देता है। अगर बीजेपी कोई आरोप लगाती है, जवाब कौन दे रहा है? कांग्रेस की तरफ से आता है, कांग्रेस दे रही है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि लोगों के संबंध खराब है, समझ गया ना। और 1 लाख आप आरोप लगाइए, अगर बीजेपी चाहे आज और बदमाशी पर सचमुच उतर जाए, जिसे कांग्रेस उतर जाती थी, सरकार ने बर्खास्त कर देगी। सर, एक और खबर निकल के आ रही है कि निशांत कुमार कल आधिकारिक रूप से तो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे, कल बैठक में फैसला हो गया। नीतीश जी ज्वाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बाप अपने बेटा को पार्टी ज्वाइन कराएगा, वह बाप पार्टी ज्वाइन कराएगा जो वंशवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। ये इसमें नीतीश के राजनीति का अंत औपचारिक रूप से तो राज्यसभा जिस दिन गए उसी दिन हो गया। एक युग का अंत या नीतीश का अंत तब हो जाएगा जब वो उसी वंशवाद पे चल के अपने
बेटे को औपचारिक ये- घोषणा करा देंगे, ये सौंप देंगे। उनका कद बहुत छोटा हाँ, होगा। बहुत छोटा हो जाएगा। दूसरा सर, इसमें एक सवाल ये है कि जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि निशांत को अब हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। हरिनारायण सिंह जो वहां से 10 बार के विधायक हैं वो विधान परिषद जाएंगे, नीतीश की जो सीट खाली हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या जनता एक्सेप्ट कर लेगी निशांत को, वो चुनाव जीत जाएंगे? कर सकती है, ये तो अनुमान की बात है ना। और जनता ने अगर वंशवाद के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया होता था, सारे वंशवादी दल खत्म हो गए होते। क्यों? हेमंत की पत्नी चुनाव जीत सकती है, सीता सोरेन जब तक परिवार में थी तब तक चुनाव जीत रही थी। प्रियंका चुनाव जीत सकती है, राहुल चुनाव जीत सकते हैं, कहीं से वायनाड से लड़े, चाहे अमेठी से लड़े, चाहे रायबरेली से, आप चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नीतीश का बेटा हरनौत से नहीं लड़ सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता है? क्यों इसमें दिमाग लगाना है? लालू का बेटा राघोपुर से जीत सकता है, जीत सकता है ना। मुलायम का बेटा अखिलेश जीत सकता है, और उसके 5 को वहां मेंबर हैं लोकसभा में, 5 एक ही घर के हैं। सर, तो जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पे बिहार में अच्छा परफॉर्म की, बीजेपी हमेशा चाहती थी, तो क्यों नहीं निशांत को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे? फिर बीजेपी जब इतना ही, ये तो नीतीश जी चाहेंगे ना, ये तो नीतीश जी को तय करना है कि हमारा कहे कि हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। ये जो समझौता हुआ होगा तो कहा गया होगा आप ना। इसको कैसे देख पा रहे हैं? समझौता क्या सिर्फ एक डिप्टी सीएम और 15 मंत्री बन जाए और राज्यसभा चले जाएं, ऐसे में नीतीश खुश हो गए होंगे कि इस समझौते की लकीर बड़ी दूर तक है? खुश हो या कुछ भी करें, हाँ। निर्णय तो नीतीश को करना है। फिर भी सर, आप इसको कहां तक देख पा रहे हैं? नीतीश का गोल अभी भी आपको दिख रहा है कि नीतीश ने गोल कुछ और हो रहे हैं, नीतीश जी राजनीति से गोल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेटा को अपना पूरा दायित्व सौंपना, अपने पार्टी का चेहरा बनाना, वो तो मुख्यमंत्री रहते भी वो कर सकते थे। हाँ, तो क्यों नहीं किया? कर सकते थे। हाँ। लेकिन इस वक्त पे कि कुर्सी खाली कर देना, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर देना और राज्यसभा चले जाना बेटा के लिए, ये हजम नहीं हो रहा सर। नहीं हो, एज ए पत्रकार मुझे नहीं हो रहा, बिहार की जनता को भी नहीं हो रहा। जिसको नहीं हजम हो रहा है उसको मेडिकल स्टोर से गोली लेके खा लेना चाहिए। हो तो यही रहा कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन और उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बिहार डूबेगा। सर, 70 सालों तक जो कांग्रेस ने किया, बीजेपी आज उसी लाइन लेंथ पे नहीं चल रही है। नहीं, उदाहरण दो ना भाई। चलिए सर, हालिया के दिनों की हम बात बता देते हैं। यूजीसी, चलो ठीक है। यूजीसी लाकर क्या किया बीजेपी ने? सही किया? आप ही बता दीजिए। वो बीजेपी का तो पहले था नहीं। दिक्कत ये होती कि वो बीजेपी का नहीं था, यूजीसी जो था वो यूजीसी का। हाँ, यूजीसी का था, ठीक है, लेकिन का था। किसी ने उसमें जो भी आया वो गलत आया। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के किसी स्तर का कोई भी नेता उसका समर्थन किया। बोला भी तो नहीं सर। हा? बोला भी तो नहीं ना, क्या? विरोध में भी नहीं बोला। भाई हमारी सरकार ला रही है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, चुप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। सब पॉलिटिशियन यही करता। इमरजेंसी के खिलाफ कितने कांग्रेसी बोले थे? इमरजेंसी जैसा काला अध्याय, उसके खिलाफ कितने कांग्रेसी बोले थे? उससे बड़ा तो यूजीसी नहीं है। तो ये भी तो साइलेंट इमरजेंसी है सर। नहीं, इमरजेंसी है ही नहीं। साइलेंट इमरजेंसी। साइलेंट कैसा होगा? इमरजेंसी कभी साइलेंट नहीं होती है। इमरजेंसी चिल्लाते हुए आती है सर, लेकिन इसको हम साइलेंट हम लोग इमरजेंसी में रहे हैं। इमरजेंसी में हम लोगों ने कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़ी है, तब आंदोलन किए हैं हम लोग, है ना। दिक्कत क्या होती है कि हमारे जुडिशरी के लोगों ने भी, क्योंकि माननीय हैं, महान लोग हैं, न्याय के मंदिर में महादेव देव बैठते हैं, है ना, उनके खिलाफ कुछ बोलिए तो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ डिफेमेशन दोनों है। पहले यूजीसी का जो सर्कुलर था, गाइडलाइन जो थी, उसको इन्होंने ही कहा बदल दीजिए। अभी माननीय चीफ जस्टिस जो है, इन्होंने कहा कि बड़ा काम नहीं कर रहा है, इसको बदल दीजिए। ठीक है,
मैसेज यह गया कि नहीं इसको जो है टाइट कर दीजिए। यूजीसी में आज कोई चेयरमैन नहीं है, यूजीसी में कोई चेयरमैन नहीं है। एक जोशी जी शायद बिपिन जोशी या कुछ नाम है उनका, वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन्हीं को केयर टेकर बना के या एक्टिंग चेयरमैन बना के काम चलाया जा रहा है। इन लोगों ने टाइट बनाया और वहां संयोग से मंत्री हैं श्री श्री 1008 धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके दिमाग में कीड़ा रहता है कई तरह, कुलबुलाते रहता है। कई बार हम उसको कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एक रिपोर्टर को ट्वीट कर देंगे कि ये तुम नई टेक्निक में ले आ रही हो, बहुत अच्छा है, फलाना है, दिमागा है। अब बहुत प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगा, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री थे तो किसी एक रिपोर्टर के यहाँ जो कि खांटी भाजपा विरोधी थी, उसके यहाँ कोरोना में अगर सिलेंडर नहीं था तो उसके यहाँ सिलेंडर भिजवा करके ट्वीट किए कि भिजवा दिए, उसने भी थैंक यू कर दिया। अरे हजारों हजार लाखों लोगों के पास सिलेंडर नहीं था उस समय, सिलेंडर की तकलीफ थी। तो ये अपनी एक नई लाइन खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये मोदी जी के जो बरद पुत्रों की जो टीम है या बरद भ्राताओं की जो टीम है उसमें है ये, उसी में से है ये को। अभी जो जुडिशरी को किताब में जो आया था अभी एनसीईआरटी वाला में, वो भी इन्हीं के विभाग की कारस्तानी थी, जबकि उससे इनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। अलग टीम है, अलग कंसल्टेंसी है। और ये भी फैक्ट है कि मोदी जी ने कहा था गलत किए हैं, मोदी जी ने कह दिया था, लेकिन ये तो काम इन्हीं के लेवल पर निपट जाना चाहिए था। जब उन्होंने कहा था उसी समय कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी मामले में जो अपना, तो सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आपका कहना सही है। सरकार ने उनके सामने माफी मांगी, झुकी, दोनों बात झुका ना। सरकारी वकील जो मेहता जी कर रहे थे पैरवी, हाँ, तो उन्होंने कब कहा कि नहीं ये है। तो इसमें बहुत फर्क होता है। रह गई बात जो अभी तुम जो इधर से उधर ट्रैक बदल करके नहीं, ट्रैक तो चलिए सर, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सब में सबको मतलब क्यूरियोसिटी है, नीतीश चले गए, उसको लोगों ने हजम कर लिया, नहीं गए है, ये है, लेकिन वो चले गए हैं, लेकिन चले गए। परिवार में बड़ा बुजुर्ग, जैसे मान लो हम लोग रिटायर्ड परिवार के बड़ा बुजुर्ग हैं, तो घर हमारा बेटा चलाता है। सर देखिए, इसकी पटकथा तो तभी लिखी गई थी जब वो 25 में चुनाव जीते थे, मुख्यमंत्री की शपथ वो ले रहे थे, तभी इसकी पटकथा लिखी गई थी। हालांकि एग्जीक्यूट होली के दिन कर दिया गया, ये अलग बात है सर। भाई एग्जीक्यूट जो भी हुआ, फर्क इतना ही है कि एक आपका कहना है कि ये बीजेपी ने कराया, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये नीतीश ने किया। नीतीश से जबरदस्ती कोई आज तक करा नहीं पाया है। नीतीश के साथ जो लोग थे, सब कोई नहीं चाहता था कि आरजेडी के साथ आप जाइए। नीतीश ने तय किया कि नहीं हम जाएंगे। फिर नीतीश का मन हुआ कि नहीं ठीक नहीं है। तो जैसे कहा जा रहा है सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ी चर्चा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? मैं कैसे जानूं सर, फिर भी यह तो नीतीश जी जाने और बीजेपी के आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब ये कह देंगे तब तो जो चेहरे सामने आ रहे हैं, चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें तो बड़ा नाम का चर्चा है सम्राट चौधरी का, नित्यानंद राय का। अब देखो, सम्राट चौधरी पर थोड़ा मुझे डाउट है। डाउट क्यों है? हालांकि इधर भाजपा जो बदली है उसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन मूलतः यह है कि सम्राट चौधरी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो आरजेडी से है। हाँ, राजद से है। उनके पिताजी भी है, और उनके पिताजी कहते थे कि हम जो है मोदी को गाड़ देंगे जमीन में। ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इनको मुख्यमंत्री की कमान तो नहीं देंगे, मेरा अनुमान है ये। मैं 100% गलत हो सकता हूँ। नित्यानंद राय एकदम चहेते हैं उनके अमित शाह के, उन्हीं के चलते वो गृह राज्य मंत्री भी हैं। अब पार्टी तय करेगी कि क्या जो फिर से चुनाव एक खाली होगी लोकसभा सीट, इनको तो आप एमएलसी ले आएंगे, नीतीश की एमएलसी की सीट खाली होगी, एमएलसी तो आप किसी को बना सकते हैं।
लेकिन वो लोकसभा फिर से आपको लड़ाना पड़ेगा, फिर से जीतना पड़ेगा, तो एक जहमत है वो। दूसरी बात है कि एक यादव जी को अभी आप नागालैंड का राज्यपाल बनाए हैं, नंदकिशोर को, एक यादव को आप मुख्यमंत्री बना देंगे। सवाल तो भाई, इस पे भी है ये ना मेरा सर। अनुमान है, देखो मैं तो इस बार तो चर्चा ये भी है कि किसी सवर्ण को बनाया जा सकता है, तो बिहार में ये संभव है कि सवर्ण को लाके लोग बैठा दे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बिहार की राजनीति में अब कोई सवर्ण जो है वह मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो पार्टी सरवाइव कर जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। कंधा बैकवर्ड का ही होगा, बंदूक भले सवर्ण के हाथ में हो, कंधा किसी बैकवर्ड का होगा, दलित का हो सकता, कोई दलित बैठा सकता है, ये लोग है ना, जो होगा वो बैकवर्ड, कंधा जो है उसका होगा। अति पिछड़ा की चर्चा है। हाँ, कुछ भी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये जो फॉरवर्ड गई है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जिसपे जो लीड में, मतलब दौड़ में बाहर हो, जैसे नितिन नवीन जो है। हाँ। नितिन नवीन नितिन नवीन ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक थोड़े ही है ना, लेकिन बना दिया गया उनको। आप हैं मालिक, जिसको चाहे उसको बना दें। बिहार में कुछ ऐसे चेहरे लग रहे हैं आपको? खड़गे साहब भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने लायक नहीं है, लेकिन बना दिए गए। उनकी उम्र देखिए, उनकी स्थिति देखो, जब कहीं बोलते हैं, चलते हैं। और नितिन नवीन को तो कुछ मालूम ही नहीं है, सिवाय इसके कि 5 बार आप विधायक रहे, इसके सिवा नितिन नवीन को कुछ मालूम नहीं है। नितिन नवीन के कुछ शिक्षा दीक्षा कुछ बहुत नहीं है, इंटरमीडिएट है वो, और यही रांची कॉलेज में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, भाग गए छोड़ के, ग्रेजुएशन नहीं हुआ। तो मालिक है हमारी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। फर्क इतना ही है कि हमारे क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन चलाते तो यही 2-3 लोग मिलकर के हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस 2-3-4 लोग मिलकर चलाते हैं, और क्षेत्रीय दल है वो एक आदमी चलाता है, एक परिवार चलाता है। यही फर्क है दोनों में। क्षेत्रीय दलों की अपनी बाउंड्री है, जैसे हमारी बात आ जाएगी तो साल तुमको जीने नहीं देंगे, होता नहीं हमारे यहाँ की कोयला। तो कोई ऐसा चेहरा है सर जो लग रहा है कि इस रेस में आगे आ सकता है? कोई ऐसे चेहरा आपको जो दिखाई दे रहा हो? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी अनुमान लगाना इस मामले में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे अनुमान लगाएगा आदमी? जब 50 गो 20 गो 40 गो नाम रहे तब ना आदमी बताए। उसमें 50 20 40 गो नाम हो तब ना आदमी बताए, कैसे बता देगा? कहाँ से तुरुप का पत्ता मदारी निकालेगा एक खरगोश और बैठा देगा? कोई नहीं जानता। तो ये अनुमान लगाना, तीर तुक्का लगाना। अब जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा कौन बनता है नहीं बनता है। बीजेपी अपने हाथों से जाने देगी क्या कि कुर्सी जो है वो किसी और के हाथ में दे दिया जाए? जैसे चिराग को हो सकते हैं, चिराग ऐसा नहीं, चिराग जो है हो सकते हैं, चिराग चाहता है, क्योंकि बड़े कहते हैं कि मोदी के हनुमान है। और जब ये राज्यसभा वाली कहते हैं, जब ये राज्यसभा वाली बातें चल रही थी, जब सीटों को लेकर बातें हो रही थी, चिराग बड़े शांत नजर आ रहे हैं। अभी भी जब नीतीश का जाना, राज्यसभा का जाना, सबकी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन चिराग जो हर बार बोलते हैं वो बड़े शांत नजर आ रहे। तो इस शांति के पीछे कुछ और? भाई चिराग को पहले उनकी माँ को ऑफर हुआ, उन्होंने कह दिया कि मेरी माँ नहीं जाएगी। रीना पासवान या रीता पासवान कुछ नाम, रीना पासवान। हाँ, तो उन्होंने कहा कि माँ नहीं जा रही है, और माँ नहीं जा रही है, और दूसरे किसी कैंडिडेट के लिए उन्होंने दबाव नहीं बनाया। हो सकता है कि चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर बने, एक दलित बने। यहाँ बिहार में दलित चीफ मिनिस्टर रहे हैं, रामचंद्र बाबू से लेकर के भोला पासवान शास्त्री, ये बड़े बड़े नेता यहाँ दलित रहे हैं। इसकी कितनी संभावना है? उतनी ही संभावना है जितनी सम्राट चौधरी की संभावना है। 50-50 है, किसी भी दलित को चीफ मिनिस्टर बना। तो बिहार में बीजेपी के लिए ये पहला मौका है। एक तो कुर्सी बड़ी मुश्किल से खाली हुई, बीजेपी के हाथ में आया है कि बीजेपी का कोई आया है, अभी भी मैं तय नहीं हूँ। हो सकता है कल जदयू कहे कि हमारा बाप खाली कर रहा है, हमारे बेटा को दो। लेकिन निशांत से ज्यादा भरोसा अभी नीतीश कुमार को संजय झा पर है। चाय की प्याली जो है ना, प्लेट से होठ तक आते आते युग बदल जाता है। राजनीति ऐसी चीज है, कब क्या हो जाए। अभी भी संभावना है क्या कि लालू यादव
कोशिश कर रहे हैं जो बात करने का नीतीश कुमार से, तेजस्वी ने अब वो लगातार खत्म हो गया, अब वो नहीं होगा, हम्म, अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। लेकिन सर निशांत की जगह पे, निशांत के बारे में आपने कहा, लेकिन निशांत से ज्यादा भरोसा अगर नीतीश कुमार को किसी पे है तो वो संजय झा पे है। तो क्या संजय झा को एज ए मुख्यमंत्री प्रिटेंड किया जाएगा वहां पे? मैंने पहले ही कहा कि सवर्ण के लिए गुंजाइश नहीं है बिहार की राजनीति में, क्योंकि क्या है कि वो गोलबंदी, देखिए वो गोलबंदी दूसरे ढंग की हो जाएगी, वहां विचार सिद्धांत पार्टी सब बाहर में जाए। हाँ, आज हमको गाली देने के लिए सब एक हो जाएगा, आपस में भले ही मारपीट करेगा, झगड़ा फसाद करेगा, लेकिन अगर किसी फारवर्ड को गाली देना तो सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। सर जाते जाते आखिरी सवाल ये, हम फिर वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नीतीश का टारगेट क्या था, किस लिए उन्होंने ये कुर्सी खाली की? आपने कहा ना आप सर बेटा, फिर हम वही सर, बेटा को अगर वो चाहते तो राजनीति में तब भी ला सकते थे जब वो एक सिटिंग सीएम थे। हाँ, लेकिन तब उनका सिद्धांत उनके सर पर चढ़ के बोल रहा था कि हमको ये नहीं करना चाहिए। अब उनका दिमाग का पारा थोड़ा ठंडा हुआ है, उनको सामने पार्टी का भविष्य दिखाई दे रहा है, उनको लग रहा है कि हम अगर चले गए, बेटा का कुछ नहीं बनाए तो बेटा का भविष्य क्या होगा, बेटा का भविष्य और पार्टी का भविष्य, इन दोनों को ध्यान में रख करके नीतीश जी को मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा है। हाँ, और उन्होंने स्वयं अपने निर्णय से अपना कद छोटा कर लिया, क्योंकि वंशवाद पर उनकी जो हथौड़ेबाजी चल रही थी इतने दिनों से खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार वैद्यनाथ मिश्रा सर थे, जिन्होंने हर सवालों पे मुखरता से अपने बात रखी, अपने जवाब दिए, और आपके जो तमाम दर्शकों के जो मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भी अभी भविष्य के गर्त में है। अचानक से कोई ऐसा चेहरा आएगा जो हो सकता है कि इस दौड़ से बाहर हो, अचानक से कोई ऐसा चेहरा चौंका सकता है। आने वाले दिनों में बिहार में और क्या कुछ राजनीति में देखने को मिलेगा वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो कल से यानी कि 8 मार्च को जेडीयू के आधिकारिक तौर पर वो ज्वाइन कर लेंगे जेडीयू, यानी कि जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले लेंगे। और वंशवाद जिसके खिलाफ नीतीश कुमार ने इतने सालों तक, 25 सालों तक जिसके खिलाफ वो राग अलापते रहे, लगातार लालू यादव को कटघरे में खड़े करते रहे, वो कल खुद उसी वंशवाद को अपना पूरा दायित्व सौंपेंगे। तो कल से निशांत जेडीयू का आधिकारिक कमान सौंपेंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एआर नाउ।